हम लोग ये पढ़ चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस से, कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी उसकी। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेशन क्या होता है, एक्स और वाई में कोई एक इक्वेशन या प्रॉपर्टी जो रिलेट करती है उन्हें, उसे हम बोलते हैं रिलेशन। अब जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन, मुझे एक छोटी सी चीज बताना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये दो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखे हुए हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 दे रहा हूं। तो नंबर 1 रिलेशन है या नहीं एक्स और वाई में, यस और नो? यस। बिल्कुल है, Yes, एक्स और sir. वाई को रिलेट कर ही रखा है। अच्छा, ये रिलेशन है कि नहीं एक्स और वाई में? है सर। बिल्कुल है। एक्स और वाई को कोई भी चीज जो रिलेट कर देगी आपस में वो रिलेशन है। तो रिलेशन तो दोनों है, लेकिन इनमें से अब ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा उसके लिए कुछ कंस्ट्रेंट है हमारे पास, कुछ कंडीशंस है। अगर वो कंडीशन फॉलो हो गई तो हम उसको फंक्शन बोलेंगे, अगर नहीं हुई तो हम उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। अब वो कंडीशन क्या है पहले ये समझते हैं। देखो सिंपल कंडीशन, पहली कंडीशन, हर एक्स को वाई मिलना चाहिए, हर एक्स को वाई मिलना चाहिए। दूसरी कंडीशन, एक्स को एक ही वाई मिलना चाहिए। इंग्लिश में बोलूं तो एवरी एक्स शुड गेट अ वाई, एक्स शुड गेट अ यूनिक वाई, ऐसी लिखी मिलेंगी ये दोनों, लेकिन आसानी के समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए मैंने ऐसे लिखे, हर एक्स को वाई मिलना चाहिए पहली चीज, एक्स को एक ही वाई मिलना चाहिए दूसरी चीज। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, उस दिन हम ऐसा बना रहे थे, तुम्हें याद हो तो। मान लो ये सेट ए, ये सेट बी, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। अगर मैंने कुछ ऐसा बना दिया, बताना ये जो मैंने बनाया है ये दोनों गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, कंडीशन नंबर 1 एंड 2? नो सर। रिनांशी ने बोला नो सर, बाकी नो लोग? सर। वैभव ने भी बोला नो सर, बाकी है और कोई दावेदार? नो सर। नो सर मतलब क्या, दावेदार नहीं है? दावेदार नहीं है या आंसर नो सर है? अच्छा आंसर। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा लगा कि तुम्हें ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा? रिनांशी ने सबसे पहले आंसर दिया था, रिनांशी से पूछते हैं, उसके बाद वैभव बताएगा। क्योंकि 1 और 3 की इमेज सेम है, बी। ठीक ठीक है, वैभव तुम्हारा क्या विचार है बेटा? सर सेम है। यही आंसर है तुम्हारा भी, क्योंकि Yes. 1 और 3 को सेम इमेज मिल गई, इसलिए तुम कह रहे हो कि भाई ऊपर वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। सही है, सही है। लेकिन मुझे बताओ, मैंने कहीं ऊपर ये कहा था कि 2x को एक जैसा y नहीं मिल सकता? देखना ऊपर, हर x को y मिलना चाहिए, हर x को y मिल रहा है, यस और नो? यस सर। मिल रहा है, तो पहली भी तो लगा देता हूँ टिक। x को एक ही y मिलना चाहिए। कोई x ऐसा दिखाना जिसको एक से ज्यादा y मिल रहे हो, कोई x ऐसा दिखा दो जिसको एक से ज्यादा y मिल रहे हो। कोई भी x ऐसा है जिसको 2 y मिल रहे हैं? नो सर। तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल है। क्या कहते हो, क्या कहते हो रिनांशी, बोलो, है या नहीं फुलफिल्ड? यस सर। हाँ वैभव, है या नहीं फुलफिल्ड? यस सर। है ना? हमने कंडीशन, फिर से देखो, फिर से ध्यान से देखना मेरी बात, हमने कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक्स पे लगाई है, ऊपर भी और नीचे भी। वाई को 1 मिले, 10 मिले, 50 मिले, करोड़ मिले, हमें कोई मतलब नहीं। वाई को मिले या नहीं मिले हमें कोई, देखो ये खाली बैठे हैं गरीब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, किसी एक्स को एक से ज्यादा वाई नहीं मिलने चाहिए। अगर ये फोटो कुछ ऐसी दिखती मुझे, मान लो ये फोटो कुछ ऐसी दिख जाती, तब मेरे लिए समस्या आती है ना, कि इस एक्स को एक से ज्यादा वाई मिल गए, ये सुनो। यस सर। तो हम क्या कहते हैं, अच्छा अब तुम ध्यान से देखना, तुम्हें कंफ्यूजन हुई कि इस बी को 2 एक्स मिल रहे हैं, है ना?
इधर y की वैल्यूज होंगी, Yes, sir. इधर x की वैल्यूज होंगी। तुम्हें जो कंफ्यूजन हुई वो ये हुई कि भाई 1 को भी b मिल गया और 3 को भी b मिल गया। जी इसी वजह से तुम थोड़े से कंफ्यूज हो गए। सही कह रहा हूं मैं देनांशी वैभव? Yes, sir. Yeah. Yes, ठीक sir. है, अब सुनो इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है। ये तुम्हें दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन का साइन बन रहा है, तुमने ये साइन देखा है ऐसे ग्रेटर देन का साइन बनता है। Yes, sir. अच्छा, और इस साइन को हम लेस देन के साइन के नाम से जानते हैं। यस सर। और हमने क्या कहा, क्या हमें इस साइन से कोई दिक्कत है? No, sir. क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब इसको एक्सेप्ट करेंगे। इस साइन से दिक्कत है Yes, sir. तो Yes, इसको sir. एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और तुम ये कैसे याद रखोगे, ग्रेटर देन लालची, ओए, हंस रही है, लालची के तरीके से। ग्रेटर देन, हमेशा लालची लोग क्या करते हैं, लालची सभी लालची होते हैं दुनिया में, कौन नहीं है बताओ? तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं, कौन नहीं है, सभी है। तो सब क्या चाहते हैं कि ज्यादा हमारे पास आ जाए, कम चला जाए। तो ज्यादा को एक्सेप्ट कर लेना है, कम को नहीं करना है। ग्रेटर देन इज ऑलवेज एक्सेप्टेड, लेस देन इज नॉट एक्सेप्टेड। अब हमेशा याद रहेगा। क्या कहते हो, यस और नो? यस सर। तो हम क्या कह रहे हैं कि 2x को 1y मिल जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। कंडीशन वाज हर x को y मिलना चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई x खाली नहीं रहना चाहिए। पहली चीज, y खाली रह जाए अपनी एस्टेसी कराए, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन x खाली नहीं रहना चाहिए। पहली चीज, x को एक ही y मिलना चाहिए। x को एक ही y, x को एक ही y मिला, x को एक ही y मिला। कोई x ऐसा हुआ अगर 2y मिल गए तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, हो सकता है कि वो y जो है वो सेम है अलग अलग x के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। y को एक से ज्यादा x मिल जाए, हमें कभी दिक्कत नहीं है। हमें किसका ध्यान रखना है, x का, कि एक x को एक से ज्यादा y नहीं मिलना चाहिए। हाँ, y को मिल जाए, ग्रेटर देन बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? यस सर। सर ठीक, फंक्शन हो गई है। हाँ, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। समझ गए? अभी Yes, और sir. एग्जांपल अगले पेज पे बनाऊंगा, अभी और एग्जांपल बनाऊंगा। चलो पहले और ही बना लेता हूँ। ये A, ये B, 1 2 3 4 और A। क्या कहते हो, फंक्शन है या नहीं? है सर। Yes, sir. Yes, बिल्कुल, sir. कोई दिक्कत ही नहीं है। हर x को y मिल रहा है प्रॉपरली, एक x को एक ही y मिल रहा है, भले ही सबको सेम मिल रहा है, लेकिन कोई 1 से पूछेगा तो 1 को कितने मिले, 1 मिला। 2 से पूछेगा 2 को कितने मिले, 1 मिला। 3 से 1 मिला। 4, भले ही सबको सेम मिला लेकिन सबको एक ही मिला, है ना? यही तो हम चाहते थे, यस और नो? Yes, sir. यस सर। हम्म, है या नहीं? No, यस sir. सर। है सर। No, sir. ये देखो, Yes, तुम भूल sir. गए पहली कंडीशन, ये खाली रह गया सर ना नो बेचारा। सर। यस हम सर। क्या कहते थे, हर x को y मिलना चाहिए, कोई भी x खाली नहीं होना चाहिए। खाली रह गया बेचारा, y भले ही खाली रह जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, x को खाली नहीं छोड़ना है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गई? Yes, क्लियर हो sir. गई बात? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सुनो, ये तो चलो मैंने फोटो बना दी, डायग्राम देखा, फटाफट पहचान लिया, लेकिन ऐसे आएंगे मेरे पास तो क्वेश्चन, तो ऐसे आएंगे। ऐसे थोड़ी ना है कि वो ये डायग्राम सा बना के दे देगा फोटो की, देखो और पहचानो। ये तो चलो हमने समझने के लिए बनाए, ऐसे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली हमें इनमें से पहचानना होगा। अब 1 और 2 ये दोनों लिखे हुए हैं तुम्हारे सामने, जरा थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाना और सोचना कि ये है फंक्शन या फिर नहीं है। दोनों में से कौन है कौन नहीं है, या दोनों है दोनों नहीं? पहले वाला नहीं है, सेकंड वाला है। ठीक है, बाकी लोग भी सोच लो। मुस्कान ने दे दिया आंसर, बाकी लोग सोचो। सर पहले वाला है, दूसरे वाला नहीं है। ये तो ऑपोजिट आंसर होगा, तो कोई नहीं, बाकी लोग सोचो, फिर मैं बताता हूँ। सर दोनों ही है मेरी तरफ से तो।
सर पहले वाला है और दूसरे वाला नहीं है। चलो, सबने अपने अपने विचार व्यक्त कर दिए। एक छोटा सा क्वेश्चन सबसे पहले अगर मैं पूछता हूँ, अगर t का स्क्वायर 4 के बराबर है तो t क्या वैल्यू लेता है +-2? ये हम सबको पता है, यस और नो? यस सर। ये तो हम सबको पता है ना, यस किसी को इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो बढ़िया। अब सुनना जरा, मैं दोनों में तुम्हें दिखाता हूँ कैसे हमें जज करना है। पहले तो हर x को y मिलना चाहिए, तो यहाँ पे भी x डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी x डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोचने की बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू डालता हूँ 4 फॉर एग्जाम्पल, x की वैल्यू क्या डाली मैंने 4, जरा मुझे y की वैल्यू बताओगे इस टाइम पे? x की वैल्यू 4 डाली है, y की वैल्यू बताओगे 2 कितनी? 2 या +-2? प्लस प्लस माइनस। माइनस -2। +-2 ऐसा ही। तो इसका मतलब इसकी जब फोटो बना रहा हूँगा, इसकी जब फोटो बना रहा हूँगा, यहाँ 4 लिखा होगा, यहाँ +2 और -2 लिखा होगा। कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा कि 4 जब x को 4 वैल्यू दी तो y की +2 और -2 दोनों आ रही हैं, तो 4 इन दोनों से लिंक होगा? क्या कहते हो? यस सर। तो क्या ये अलाउड था लेस देन का साइन? नो सर। ना, हम कहते थे हर x को एक y मिलना चाहिए। अब इस x को कितने y मिल गए? 2 मिल गए, है ना? ये एक एग्जांपल लिखा है, तुम और भी लिख सकते हो बहुत सारे। एक एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने लिखा है कि इस x को कितने y मिल गए? एक से ज्यादा y मिल गए ना? तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। और इसका और सिंप्लीफाइड एग्जांपल देखो, अगर x की वैल्यू हो गई -2 मान लो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -2। क्या कभी भी कोई स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? नो सर। नहीं हो नो सकता। सर। तो अगर मैं कहता हूँ x की वैल्यू -2 ले रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ? x की वैल्यू -2 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ? √2। यहाँ पे डाल के देख लो। 4। यहाँ पे x की वैल्यू -2 डालो और y निकालने की कोशिश करो। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर था, x की जगह -2 लिखा, y स्क्वायर की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू आएगी √(-2), जो कि हम क्या कहते हैं? डज नॉट एग्जिस्ट कहते हैं ना। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती फंक्शंस में। सुना है ऐसा? सुना यस। है ऐसा? यस सर। तो एक एग्जांपल इसका ऐसा भी कह सकते हैं कि इस x के लिए y की वैल्यू नॉट पॉसिबल। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको आयोटा के नाम से जानेंगे, हम पढ़ेंगे, लेकिन फंक्शन में हम रियल फंक्शन पढ़ते हैं जिसमें रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आया? ये फंक्शन है या नहीं है बताओ? नहीं है। नहीं है। सभी मान गए? नॉट अ फंक्शन, सभी मान गए? यस सर। ठीक है, इधर आ जाते हैं। ये इसके बारे में क्या ख्याल है? है इसके सर। बारे में ये है सर फंक्शन ये। है, फंक्शन है। जो भी x की वैल्यू डालता रहूंगा मुझे y की वैल्यू मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, अगर मैं कोई एक x की वैल्यू डालता हूँ, मान लो x की वैल्यू डाली 2, y की वैल्यू मिली 4, x की वैल्यू डाली 3, y की वैल्यू मिली 9, एंड सो ऑन चलता रहेगा। एक x के लिए एक ही y मिल रहा होगा, कभी भी एक से ज्यादा नहीं मिल रहा। सही कह रहा हूँ? यस। तो ये क्या कह देंगे? इज अ फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन है। कंडीशंस यही दो हैं, हर x को y मिलना चाहिए, x को एक ही y मिलना चाहिए। सही बात है? इतनी बात समझ आ गई? यस। सर। ठीक है। अब सुनो, फंक्शन है या नहीं है ये हमें पता चल गया कि हमें कैसे पता लगाना है फंक्शन है या नहीं है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जनरली हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा कि ये फंक्शन है या नहीं है, पता लगा दो। वो फंक्शन की डोमेन पे, फंक्शन की रेंज पे एक रिलेशन दे सकता है कि भाई ये फंक्शन है क्या नहीं, पता लगा दो, एंड सो ऑन। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देगा। तो मैं तुम्हें एक वन ऑफ द क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो जरा। रिलेशन हम लिखा कर रहे थे
रिलेशन कैसे लिख रहे थे हम, तुम्हें याद है? ऑर्डर्ड पेयर की तरीके से लिख रहे थे हम, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6, कुछ ऐसा रिलेशन लिख दिया कर रहे थे लास्ट क्लास तक, याद आया? Yes, sir. है ना? अब वो कहेगा कि ये पता लगा के बताओ कि फंक्शन है या नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, और वो जो टाइप है ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास 12th में भी ये चैप्टर दोबारा से आएगा। ये जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन 12th का फर्स्ट चैप्टर है ये। अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, 12th में ये और डिटेल में आ जाएगा। लेकिन अभी ये ऐसे जो, क्योंकि तुमने अभी तक ये रिलेशंस पढ़े, अब इसको पता लगाने को कहेगा कि भैया ये बताओ कि ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। तो हमें पता कैसे लगाना है? बेसिक डेफिनेशन तो यही रहेगी, हर x को y मिलना चाहिए, x को एक ही y मिलना चाहिए। बेसिक कंडीशन तो वही रहेगी जो है। अब देखो इसको कैसे पता लगेगा, तुम्हें इसको देख के कैसे पता लगाना है कि ये रिलेशन है या फिर नहीं। ठीक, सबसे पहली चीज जो तुम्हें पता लगानी है, देखो सारे फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए। है इसमें सारे फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग? Yes, sir. सही है। सारे फर्स्ट एलिमेंट अगर अलग अलग हैं तो वो फंक्शन है, नहीं तो फंक्शन नहीं है। बस सिंपल इतनी ही डेफिनेशन है। सारे, क्योंकि अगर फर्स्ट एलिमेंट, क्यों मैं कह रहा हूं अलग, मान लो दूसरा लिख दिया मैंने कोई 1,2, 1,3, 2,4, 5,6, 2,3, मान लो ऐसा कुछ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये और ये फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गए ना? इसका मतलब 1 किससे लिंक हो रहा होगा? 2 से। जब मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से देखो, जब मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊंगा तो 1 किससे लिंक हो रहा होगा? 2 से हो रहा होगा। और आगे फिर से 1 दिखाई दिया तो वो 3 से भी लिंक हो रहा होगा। यस और नो? Yes, sir. तो क्या ये अलाउड होता था? No, sir. नहीं होता था ना, तो हम कह देंगे ये फंक्शन नहीं है। तो रिलेशन के केस में या तो क्या करो, इसका एरो डायग्राम इमेजिन कर लो, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ क्या चीज देख लेंगे हम कि सारे फर्स्ट एलिमेंट अगर अलग अलग लिखे दिख रहे हैं तो वो फंक्शन है, नहीं तो फंक्शन नहीं है। क्योंकि कोई भी फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट हो गया तो इसका मतलब वो एक और वैल्यू ले लेगा। पहले इसने 1 ने क्या ली? 2। 1 ने क्या वैल्यू ली? किसके साथ लिंक हुआ? 2 के साथ। अगर वो कहीं आगे दोबारा रिपीट होता है तो वो 1 दोबारा से किसी और के साथ वैल्यू ले लेगा, जो कि हमारे फंक्शन की डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। समझे या नहीं ये पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. चलो एक एक करके पूछ रहा हूँ मैं। आरुषि समझ गई ये पॉइंट? Yes, sir. केशव? Yes, sir. मुस्कान? मुस्कान? नंदना? Yes, sir. प्रांशु? Yes, sir. मीनांशी? Yes, sir. साहिल? Yes, sir. वैभव? Yes, sir. कबीर? कबीर? कबीर हो गया? हाँ, तो हम क्या बात कर रहे हैं, ऐसे अगर लिखा हुआ है तो सारे फर्स्ट एलिमेंट अलग हैं तो हम क्या बोल देंगे इन्हें? क्या बोल देंगे? कि फंक्शन है। अगर कोई दो भी सेम मिल गए तो हम बोल देंगे फंक्शन नहीं है। जैसे देखो ये और ये भी सेम मिल रहा है, तो जब मैं 2 बनाऊंगा तो वो 3 और 4 दोनों के साथ लिंक होगा, फिर से कॉन्ट्राडिक्ट कराएगा। देखो 2 4 के साथ, 2 3 दोनों के साथ लिंक है। अच्छा, और तुम्हें याद होगा इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते थे फर्स्ट एलिमेंट होते थे, इनकी कलेक्शन को प्यार से क्या बोलते थे? इसी का एक सेट बना लूं अगर फर्स्ट एलिमेंट के सेट को, तो क्या बोलते थे उसे? प्यार से याद करो। सारे फर्स्ट एलिमेंट उठा के एक सेट बना लिया तो उसे प्यार से बोलते क्या थे? याद करो। Domain. बिल्कुल सही। किसने बताया? मैंने मतलब नाम रिनांशी। अच्छा ठीक है। और अगर सारे सेकंड एलिमेंट उठा के मैं एक सेट बना लूं तो उसे प्यार से क्या बोलते थे? Range. रेंज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो पहले टाइप का क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ही, कोई भी ऐसा रिलेशन लिख के दे देगा, कहेगा पहले तो ये चेक कर दो कि ये फंक्शन है कि नहीं, फिर उसकी डोमेन बता दो और उसकी रेंज बता दो। तुम ये तीनों टास्क कर पाओगे? फंक्शन है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? अगर सारे पहले एलिमेंट अलग अलग हैं तो फंक्शन है, अगर पहले एलिमेंट सारे अलग अलग नहीं है तो फंक्शन
नहीं है। तो पहले तो ये बता दो कि फंक्शन है कि नहीं है तो फिर डोमेन पूछेगा तो सारे पहले वाले एलिमेंट उठा के एक जगह, सारी एक्स की वैल्यूज को तो डोमेन कहते थे और वाई की वैल्यूज को रेंज कहते थे, और सारे सेकंड एलिमेंट क्या है, वाई की वैल्यूज, वो उठा के एक साइड बना देंगे, उसे कह देंगे रेंज। बात समझ गए? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. सही। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आ गए हमारे पास, ये था उस रिलेशन को। अब दूसरा है वो हमें कुछ एक्सप्रेशंस लिख के दे देगा, जैसे उसने लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू मॉड x, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे कुछ दे देगा, कहेगा ये है, पहले तो ये बताओ कि ये फंक्शन है क्या नहीं, और है तो इसकी डोमेन रेंज बताओ, या कई बार सीधे ही कह देगा डोमेन रेंज बताओ। तो उसके लिए मुझे इन एल्जेब्रिक फंक्शंस को एक एक करके स्टडी करना होगा। कुछ फंक्शंस हैं जो हमारे कोर्स में हैं, उनको एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे, और उन्हीं की हेल्प से हम लोग डोमेन और रेंज भी सीखेंगे होता क्या है। लेकिन फिर से एक बार मैं डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं। डोमेन डेफिनेशन, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। जो वैल्यूज ऑफ एक्स मैं इनपुट में दे सकता हूं जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है इज नोन एज डोमेन। रेंज, values of y we get in आउटपुट में जो भी वैल्यूज ऑफ y मिलती है वो होती है रेंज। क्या हमें बेसिक डेफिनेशंस क्लियर है डोमेन और रेंज की? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताना, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, ये डिफाइंड, तुमने कभी फंक्शन को नॉट डिफाइंड होते हुए भी सुना है कि फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया? ऐसा सुना है कि फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया? ऐसा सुना है कभी? याद करो, सुना है? मैं फिर याद दिलाऊंगा, तुम्हें याद आ जाएगा। किसी को याद आ रहा है कहीं ये नॉट डिफाइंड टर्म लिखी हुई? नहीं आई? याद दिलाता हूँ। 1090 डिग्री के आगे क्या लिखा हुआ मिलता था, याद करो। 10 की वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करो, 1090 डिग्री पे क्या लिखा मिलता था? Not Infinity. defined. Not defined. डिफाइंड। याद आया? वो टेबल बना होगा एनसीईआरटी में तुम्हारी 10th की, उसमें 1090 डिग्री का जब कॉलम आता था वो नॉट डिफाइंड। Infinity. इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड हालांकि बहुत अलग अलग चीजें होती हैं टेक्निकली, लेकिन फिर भी चलो अभी फिलहाल तुम्हें जितनी नॉलेज है उस हिसाब से दोनों सेम लेके चलते हैं, लेकिन इसके लिए बेटर टर्म इज नॉट डिफाइंड। और अगर एनसीईआरटी तुमने ध्यान से पढ़ी हो तो उसने कभी इन्फिनिटी नहीं लिखा होगा, हमेशा नॉट डिफाइंड लिखा होगा। हो सकता है अपने टीचर के मुंह से तुमने या दोस्तों के मुंह से इन्फिनिटी सुन लिया हो, लेकिन एनसीईआरटी में हमेशा नॉट डिफाइंड लिखा मिला होगा। याद करो, किसी ने एनसीईआरटी में लिखे हुए देखा है इन्फिनिटी? Yes, No, sir. sir. ना, हो ही नहीं सकता। जिसने भी देखा है उसने डुप्लीकेट एनसीईआरटी खरीदी है कहीं से। एनसीईआरटी कभी भी 1090 को इन्फिनिटी नहीं बोलती, 1090 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड फॉर इट। हम लोग बोल देते हैं भाईचारे में कि चल कोई नहीं, एक ही बात है, लेकिन एक्चुअल में एक बात है नहीं। क्या टेक्निकल डिफरेंस है वो तुम्हें मैं विद टाइम बताऊंगा। चलो फिलहाल खैर हमें नॉट डिफाइंड से मतलब है। किस वजह से ऐसा लिखा गया ये नॉट डिफाइंड है, बताओगे मुझे? क्योंकि tan थीटा 1090 डिग्री इज सॉरी sin थीटा बाय cos थीटा। ऐसा सुना है तुमने? tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा, ऐसा सुना है तुमने? ये सुनो, Yes, sir. sin 90 डिग्री की वैल्यू कौन जानता है? sin 90 डिग्री इज 1, cos 90 डिग्री इज 0. 0। बिल्कुल सही। जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाती है। हम 0 से किसी भी क्वांटिटी को डिवाइड नहीं कर सकते, है ना? तो हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाती है। मानते हो इस बात को? अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाती है। मानते हो इस बात को? Yes, sir. ठीक है। और कहीं भी सुना है कि नॉट डिफाइंड हो जाता है? और भी कहीं सुना है ऐसा? तो एक रीजन तो नॉट डिफाइन होने का मुझे पता चल गया कि भाई डिनोमिनेटर 0 होते ही मेरे फंक्शन को खतरा है, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश हमेशा ये करूंगा कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने दूं। और भी तुम जानते हो किसी को? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी, है ना? पढ़ा?
Yes, sir. रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए, हमने क्या कह दिया था, y इज नॉट पॉसिबल, मतलब नॉट डिफाइंड। एक तरीके से हम कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आने देते। अगर रूट के अंदर कोई भी चीज लिखी हुई है, रूट के अंदर कोई भी चीज लिखी हुई है, तो हम क्या चाहेंगे हमेशा कि वो जो भी चीज है, जो भी चीज है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये दो रूल है डोमेन के जो बहुत काम आने वाले हैं तुम्हारे। आज वाले लेक्चर में नहीं, हो सकता है अगले लेक्चर में आए, लेकिन ऐसे वैसे और भी होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ यही दो। जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ेगी मैं और बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल ये दो तुम्हारे काम के। पहला, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होने दोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होते ही नॉट डिफाइंड हो जाता है। दूसरा, रूट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है उस चीज को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखोगे, मतलब उसको कभी नेगेटिव नहीं होने दोगे। क्या ये दोनों चीजें सबको क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. श्योर हो? श्योर हो? Yes, sir. ठीक है, मैं तुम्हें छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ इसके। मेरे को किसी ने कहा भाई साहब ये फंक्शन लिख के दे रहा हूँ, ये फंक्शन है 1/x² - 4, ये फंक्शन है, इसकी डोमेन बतानी है आपको। तो मुझे दो ही चीजों से खतरा है, क्या? एक डिनोमिनेटर और दूसरा अंडर रूट। यही दो चीजें मेरे दिमाग में चलेंगी। तुम्हें कहीं अंडर रूट दिखाई दे रहा है? यस और नो? कहीं अंडर रूट दिखाई दे रहा है? यस और नो? नहीं। नहीं दे रहा। कहीं डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है? Yes. बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है तो मैं क्या चाहूंगा कि ये डिनोमिनेटर 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते हो? Yes, sir. मानते हो इस बात को? हम चाहेंगे बस डिनोमिनेटर 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है। बस 0 होने पे क्वांटिटी हो जाती है नॉट डिफाइंड, तो हम चाहेंगे डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो क्या करते हैं, चुपके से वो वैल्यू निकाल लेते हैं जिसपे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, किसी को बताएंगे नहीं, साइड पे चुपचाप। x² - 4 इज इक्वल टू 0, x - 2 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो x की वैल्यू आई 2 और -2। ये दो वैल्यूज दिखी तुम्हें? दिखी या नहीं? इसका मतलब अगर x की वैल्यू 2 या फिर -2 हो गई तो ये गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन क्या था? वो x की वैल्यूज जो मैं इनपुट में दे सकता हूँ। मुझे बताओ, क्या इनपुट में मैं x की वैल्यू 2 डाल सकता हूँ यहाँ इस फंक्शन में? No, sir. नहीं डाल सकता। क्या x की वैल्यू -2 डाल सकता हूँ? No, sir. इसके अलावा? इसके अलावा सारे इंटीजर्स। हाँ, इंटीजर्स नहीं, बिना इंटीजर के भी डाल लो। मान लो 1/2 डाल लो, 1/2 डाल लो, क्या दिक्कत है? Yes, sir. है ना? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, बस ये दो वैल्यू नहीं डालनी। Reading. तो हम क्या, इसके लिए हम बोलते क्या है, x कैन टेक ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 2 एंड -2। बताओ, यही कहना चाहते हो ना इनडायरेक्टली कि भाई 2 और -2 मत लेने देना, बाकी कोई भी दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. बात समझ में आई? डोमेन का खेल कैसा रहेगा? बात समझ में आई? जो Yes, चीज sir. हमें परेशान कर रही होगी, ये 0 होने पे परेशान कर रहा है ना, तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाली और इन दोनों को हटा दिया, कह दिया कि x को बाकी कोई भी वैल्यू दे दो, बस ये मत देना, हमारा काम बढ़िया चल गया। आ जाओ, हम अब कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं। पहले कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर उनकी डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। तो जो बेसिक फंक्शन हमारे कोर्स में है, जो हमें चाहिए है, पहले हम वो बेसिक फंक्शंस पढ़ लेते हैं, ताकि उसकी डोमेन रेंज के बारे में बात कर सकते हैं, उससे रिलेटेड और फंक्शंस बना के उसकी डोमेन रेंज के बारे में बात कर लें। ठीक, सबसे पहला फंक्शन जो हमें पढ़ना है, बहुत आसान फंक्शन है, सबसे पहला और सबसे बेसिक फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन सबसे पहला और सबसे बेसिक फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन और कुछ नहीं होता, y इक्वल टू एक्स लाइन को ही बोलते हैं। y इक्वल टू एक्स लाइन तुमने बचपन में देखी है? y इक्वल टू एक्स लाइन क्या ग्राफ पे बना सकते हो तुम?
याद करो, ऐसे बनाते थे बचपन में, ऐसे एक डब्बा सा बना लिया करते थे, एक्स वाई, एक्स को 0 डाला, वाई 0 आ रहा है, एक्स को 1 डाला, वाई 1 आ रहा है, ये दोनों पॉइंट मार्क कर लिए, 0,0 1,1, ऐसे लाइन खींच दी, ये बन गई y इक्वल टू एक्स लाइन। याद आया? Yes, sir. ये हमारे पास जो फंक्शन है ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसे भी लिख दे, y की जगह fx भी लिखा मिलता है, fx इक्वल्स टू x, y लिखा हो या fx लिखा हो बात एक ही है। fx मतलब फंक्शन ऑफ x, y मतलब फंक्शन ऑफ x, y लिखा हो या fx लिखा हो दोनों एक ही चीज है। हम जनरली y इक्वल टू fx ऐसा बोल देते हैं फंक्शन को, y और fx एक ही चीज होती है। यहाँ पे पॉइंट तुम कोई भी ले सकते हो। इस ग्राफ को बनाने में किसी को दिक्कत या डाउट हो तो बोलो। इस ग्राफ को बनाने में किसी को कोई डाउट या दिक्कत हो तो बोलो। No. बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है। अब मैं बात करता हूँ डोमेन। अगर इसकी कोई डोमेन पूछे, डोमेन क्या होती थी, मैं x की क्या वैल्यू इनपुट में दे सकता हूँ इज नोन एज डोमेन, यही मतलब होता था। तो मुझे बताओ जरा, मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैं x की, ये मान लो fx इक्वल टू x, यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ? All values. x कुछ भी डाल लूं, क्योंकि दिक्कत कब होती थी, दिक्कत होती थी डिनोमिनेटर से, दिक्कत होती थी अंडर रूट आने से। ना ही इसमें डिनोमिनेटर आया है ना ही अंडर रूट आया है, तो मैं क्या कहूंगा कि x की कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। मैं कह दूंगा r, कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब क्या होता था, सेट्स में लिखा था, याद करो, इट इज सेट ऑफ ऑल Real रियल, numbers. बिल्कुल सही, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। याद आ गया? Yes, sir. पक्का? ठीक है, तो डोमेन हो गई ऑल रियल। रेंज, रेंज क्या होती थी, आउटपुट में जो वैल्यूज मिल रही हो। अच्छा, एक और चीज, ये जो ग्राफ बनाया मैंने, ग्राफ, अगर मैं इस ग्राफ में मूव करूं तो मैं पूरी एक्स एक्सिस कवर कर लूंगा, है ना? सोचो, मैं यहाँ खड़ा हूं तो एक्स एक्सिस का ये पॉइंट कवर हो रहा है, यहाँ खड़ा हूं तो ये पॉइंट, यहाँ खड़ा हूं तो ये पॉइंट, एंड सो ऑन। जब मैं ग्राफ में मूव कर रहा हूँ तो पूरी एक्स एक्सिस कवर हो रही होगी, इसका मतलब सारी वैल्यूज ऑफ एक्स मैं दे चुका हूँ। रेंज, रेंज का मतलब क्या होता था बताओगे? All values of y used. जो, अब देखो x को तुमने कहा सारी वैल्यूज लेनी है, x और y बराबर है तो y भी सारी वैल्यूज नहीं लेगा, ये सुनो। Yes, sir. तो y भी क्या हो, रेंज भी क्या हो जाएगी, ऑल रियल। Yes. ठीक है, अब देखो कई जगह पे ऑल रियल लिखा मिलता है, कई जगह पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखा मिलता है, इसका भी यही मतलब है, दोनों सेम है। Yes, sir. माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब पूरी नंबर लाइन कवर हो गई, पूरी नंबर लाइन मतलब पूरी रियल एक्सिस। तो ऐसे लिखा मिले या ऐसे, एक ही बात है। बात समझ गए? Yes, sir. सबसे पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, y इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, दोनों एक ही बात है। उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। डोमेन ऑल रियल है, रेंज ऑल रियल है। ऑल रियल लिखो या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखो, बात एक ही है। कोई भी डाउट हो पहले फंक्शन से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो पहले फंक्शन से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। सर y को fx भी लिखते हैं। आवाज नहीं आ रही तेरी वैभव। सर y को fx भी लिखते हैं ना। हाँ, y और fx एक ही चीज होती है, y इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है या fx इक्वल्स, वो एक ही बात है। ठीक है, अगला फंक्शन करता हूं मैं। पहला इज आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट तुमने सुनी है ये टर्म कांस्टेंट, बताओ। जो चेंज नहीं होता है ना, बताओ ये सुनो। Yes, sir. जो fixed रहता है. जो फिक्स्ड रहता है उसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है fx इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट k, या फिर ऐसे भी लिखते हैं इसको, y इज इक्वल टू कांस्टेंट k। fx और y एक ही बात है, ये मैंने अभी भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल कैसे लिख देंगे इसको, y इज इक्वल टू 5, या फिर लिख देंगे fx इज इक्वल टू 5, एक ही बात है, y लिखो या वो लिखो। क्या y इज इक्वल टू 5 लाइन तुम्हें बनानी आती है, ये सुनो? Yes, sir. ग्राफ पेपर पे बनाई है तुमने, बचपन में ही बना ली थी मेरे ख्याल से, 8th 9th में ही। Yes. ऐसी दिखाई देती है वो, है ना? Yes, ऐसे sir. 5 मार्क कर देते हैं यहाँ पे।
ये लाइन होती है y इक्वल टू 5, होती है या नहीं? Yes, sir. बिल्कुल सही है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मुझसे कोई कहे इसकी डोमेन बता दो, डोमेन बता दो। All values. बिल्कुल सही। कैसे जज किया हमने ऑल वैल्यूज होंगी? क्योंकि सर वो तो कांस्टेंट है, ना कोई डिनोमिनेटर ना कोई अंडर रूट। बिल्कुल सही, कोई खतरा ही नहीं है तो ऑब्वियसली सारी वैल्यूज सेफ है, ना कोई डिनोमिनेटर है, ना ही कुछ है, ना ही कुछ। ध्यान से देखो अगर तो एफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0, ये भी तो 5 ही है ना। अब एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है? कुछ भी, तो एक्स कुछ भी ले सकता है, तो मैं क्या लिख दूंगा? ऑल। रेंज थोड़ा सा दिमाग चला के बताना मुझे, रेंज। जो कांस्टेंट गिवन होएगा। बिल्कुल सही। रेंज अगर ध्यान से देखो तो मैं अगर इसकी बात करूं तो y क्या वैल्यू ले रहा है? 5। क्या y कभी 5 के अलावा कोई वैल्यू ले रहा है? इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं। नो सभी सर। लोग बताओ मुझे, सभी लोग, क्या y कभी 5 के अलावा कोई वैल्यू ले रहा है? बताओ। नो सर। नहीं ले रहा ना। तो y हम क्या कहते थे? y जो जो वैल्यू लेगा वो रेंज होगी। तो इस बार रेंज क्या बनेगा? सिंगलटन सेट 5, ऐसे ही बनेगी। ये जो है कोई y जो है, ये वाला y कोई और वैल्यू 5 के अलावा ले ही नहीं रहा, हमेशा इसकी वैल्यू 5 रह रही है या नहीं? तो रेंज हो गई सिंगलटन सेट 5। क्या तुम्हें रेंज समझ आई इसकी? थोड़ा सा देखो चेंज होगी चीजें। यस सर। तो अगर मेरे को वो एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी ये दे देता, तो इसकी डोमेन मैं क्या कहूंगा? ऑल रियल। और रेंज मैं क्या कहूंगा? सिंगलटन सेट सी। जो y है वो सिर्फ एक वैल्यू लेगा, c कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट दिया है। कांस्टेंट फंक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट किसी के दिमाग में हो तो मेरे से पूछ सकते हो। कांस्टेंट फंक्शन से रिलेटेड किसी के दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हो। नो सर। बढ़िया। तीसरा फंक्शन जो हमें पढ़ना है, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। तीसरा फंक्शन जो हमें पढ़ना है, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। और मेरे ख्याल से ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9th और 10th दोनों बार तुम्हारा ये चैप्टर आया। 9th में भी आया था पॉलिनोमियल, 10th में भी आया था पॉलिनोमियल। ये सुनो, Yes, sir. यस सर। आया था ना? ठीक है, सुनो जरा। एफ एक्स इक्वल्स टू, ऐसे लिख देते हैं कुछ, ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 डॉट 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 ए 1 एक्स प्लस ए नॉट, ऐसे करके कुछ एक्स की पावर एन तक का पॉलिनोमियल बनता है। इसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से ग्राफ मैं तुम्हें कुछ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स के बनाने सिखाऊंगा अभी। सभी पॉलिनोमियल्स के नहीं सीख पाएंगे क्योंकि वो 12th में सीखेंगे हम, लेकिन जो बेसिक पॉलिनोमियल। अच्छा मुझे एक छोटी सी चीज बता दो, पहले याद आ गई, क्या कोई अंडर रूट, कोई डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में कभी दिखाई देता है? यस सुनो। No, sir. बिल्कुल भी नहीं। तो डोमेन, डोमेन तो मैं बिना किसी टेंशन के ऑल रियल कह दूं, क्योंकि ना तो अंडर रूट दिखाई दिया, ना ही डिनोमिनेटर दिखाई दिया। क्या कहते हो? रेंज के बारे में अभी सोचेंगे, रेंज की तो चर्चा अभी करेंगे, लेकिन डोमेन तो गारंटीड है ऑल रियल होगी। इतना सब लोग मानते हैं। यस और नो सारे बोलना अब। Yes, sir. यस सर। बाकी लोग भी, यस। जो कंजूस लोग बोलते नहीं है वो भी बोलो। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास डोमेन तो ऑल रियल आएगी, रेंज डिपेंड करेगा किस तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन है। जैसे मैं तुम्हें छोटे छोटे एग्जांपल इस पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर, सबसे पहला थर्ड पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, उसके अंदर एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाना सीखते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे ही y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये दो फंक्शन है जो कि हमें बीच बीच में यूज करने पड़ सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स क्यूब। वैसे जो ग्राफ बनाने का एग्जैक्ट तरीका होता है वो होता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स की हेल्प से बनते हैं हमेशा, लेकिन डेरिवेटिव्स अभी तुम्हें पता नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं उन्हें यूज करूंगा भी नहीं, वो 12th में आएगा पार्ट, तो अभी कोई जरूरत नहीं है। मैं आसान तरीके से तुम्हें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाना सिखाता हूँ। जीरो, x की वैल्यू 0 डाल दूं तो y कितना आएगा? x की वैल्यू 0,
y0 आएगा, इसका मतलब ग्राफ यहाँ पे होगा, सही है। अब x की वैल्यू 2 डालूं या x की वैल्यू -2 डालूं, दोनों में सेम वैल्यू मिलेगी या अलग अलग मिलेगी, सोच के बताना। x की वैल्यू 2 डाली मैंने, y की वैल्यू बताओ। 4 x की वैल्यू, हाँ बिल्कुल सही, और x की वैल्यू -2 डाली तो सेम 4 बिल्कुल सही। तो इधर 2 है, इधर -2 है, तो इधर आ रही है 4 और इधर -2 के लिए भी आ रही होगी 4, ऐसा ही। ऐसे ही 1 पे और -1 पे सेम आ रही होगी, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है यू शेप, यस सर जो कि इस साइड भी सेम और इस साइड भी सेम दिखाई देता है। इधर जो 5 पे वैल्यू आएगी वो इधर -5 पे भी आएगी, बिल्कुल सेम चलता रहेगा दोनों से, समझे या नहीं। यस सर तो ये यू शेप्ड ग्राफ होता है किसका, y=x² का। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन इज ऑल रियल। क्यों, क्योंकि कोई भी डिनोमिनेटर, कोई भी रूट दिखाई नहीं दी, तो हम क्या कहेंगे, डोमेन इज ऑल रियल। रेंज थोड़ा सा टेक्निकल हो गई अब बात। रेंज क्या होता था, जो आउटपुट में y की वैल्यूज मिलेगी। अब देखो ग्राफिकली रेंज कैसे देखते हैं, ग्राफ जितनी y एक्सिस कवर करेगा उसको रेंज बोलते हैं, ग्राफ जितनी y एक्सिस कवर करेगा उसको रेंज बोलते हैं। और ध्यान से देखो, ग्राफ ने ये वाली शेडेड y एक्सिस कवर करी है, देखा तुम्हें, जो मैंने शेड करा है। उसके अलावा ये y एक्सिस ग्राफ के किसी काम की नहीं है, क्योंकि ग्राफ ऊपर ही ऊपर है बस। देख रहे हो, देख पा रहे हो। यस सर तो अगर मुझसे कोई पूछेगा रेंज, तो मैं लिखूंगा 0 से लेके इंफिनिटी तक। 0 से शुरू करा ग्राफ ने y एक्सिस को कवर करना, और कहां तक कवर करा, चलते ही चला गया, पूरी y एक्सिस ऊपर ऊपर की कवर कर दी, तो हमने लिखा 0 से इंफिनिटी। बात समझ में आई, यस और नो। यस सर तो ये हमारे पास इसकी रेंज हुई। y=x³ का भी ग्राफ बना देता हूं मैं तुम्हारे लिए। ये दोनों ग्राफ याद रखना, काम भी आएंगे बीच बीच में। y=x³ का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इधर को इधर और इधर को, क्योंकि इसमें ध्यान से देखो कि जब मैं 2 डालूंगा मान लो, तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी या नहीं ऊपर को, और -2 डालूंगा तो वैल्यू कितनी मिलेगी, -8, उतनी ही वैल्यू नीचे को मिलेगी। तो सिमेट्रिक बनेगा ऐसा, उधर को 8 नीचे को 8, दिखा या नहीं, यस और नो। यस सर ये दो ग्राफ तुम्हें याद रखोगे तो काम आएंगे, x² वाला तो गारंटेड काम आए, बाकी विद टाइम बहुत बार यूज भी होंगे। और ये आते कहां से, एक्चुअल में डेरिवेटिव से आते हैं, तो थोड़ा और बाद में क्लियर होगा जब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखना, पर इसमें डोमेन क्या होगी, बोलो। ऑल रियल बिल्कुल सही, ऑल रियल। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी डिनोमिनेटर या कोई भी वो है ही नहीं रूट हमारे पास। रेंज की मैं बात कर रहा हूं, रेंज क्या होगी, ग्राफ। टू इन्फिनिटी अब देखो ग्राफ कितनी y एक्सिस कवर कर रहा है, ग्राफ पे चलते चलते y एक्सिस की तरफ देखते रहो, पूरी y एक्सिस दिख रही होगी तुम्हें। यस सर ग्राफ इधर है तो ये यहाँ है, इधर यहाँ है, इधर यहाँ जाओगे, इधर यहाँ जाओगे, इधर। ग्राफ पे चलते चलते y एक्सिस की तरफ देखते रहो, कितनी y एक्सिस दिखी, पूरी। तो पूरी y एक्सिस को प्यार से क्या बोलते थे, -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी, ये इसकी रेंज हो गई। यस और नो। यस सर इतनी बात समझ आई। सर ये भी तो ऑल रियल हो गया। हाँ अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इसको ऑल रियल लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, सर है ना। ये पॉलिनोमियल्स बहुत सिंपल वाले पॉलिनोमियल्स, इससे ज्यादा हमें चाहिए भी नहीं, ये भी ज्यादा है वैसे अपने लिए, लेकिन इन ग्राफ्स का यूज बीच बीच में होता रहेगा, इसलिए ये दोनों ग्राफ मैंने बनाए हैं। तुम्हें कोई डाउट हो तो बोलो। एनसीईआरटी में ये ग्राफ वैल्यू डाल के बनाए हुए, एक्स की वैल्यू 1 डाल लो, 2 डाल लो, पॉइंट्स लगा लो, ऐसे जैसे तुम स्ट्रेट लाइन बनाते थे ना वैसे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी याद रख सकते हो। मेन पॉइंट ये है, क्या रेंज तुम्हें ग्राफ से रीड करनी आई थोड़ी सी, मैंने पहला एग्जांपल दिया है, अभी और भी दूंगा विद टाइम और क्लियर हो जाएगा। रेंज ग्राफ से, ग्राफ पे चलते चलते ग्राफ पे चलना शुरू कर दो और वाई एक्सिस की तरफ देखते रहो, जितनी वाई एक्सिस तुम देख पाए ग्राफ पे चलते चलते वो तुम्हारी रेंज है। कितनी देख पाएगी, इस पे चलते चलते पूरी वाई एक्सिस देख ली होगी, तो ये पूरी रेंज है। बात समझे या नहीं, यस और नो। यस सर
कोई डाउट किसी को? नो सर। सही है, आज हम यहीं पे रुक रहे हैं अभी पॉलिनोमियल्स फंक्शन तक की। आज वाला लेक्चर जरूर अच्छे से रिवाइज करना। अब जिस सेगमेंट में हम एंटर कर रहे हैं, फंक्शन वाले सेगमेंट में, बहुत आसान सेगमेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन बिल्ड होगी इसमें। आज मैंने जो जो पॉइंट बताए उसको ध्यान से देखना, दोबारा से देख लेना वीडियो को, चाहो तो नोट्स भेजूंगा, नोट्स रिवाइज कर लेना, ठीक है। आज जो चीजें हमने पढ़ी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि भैया फंक्शन होता क्या है। हमने ये देखा कि लालची लोग हैं तो ग्रेटर देन अलाउड है, लेस देन अलाउड नहीं है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल बनाए, फंक्शन है या नहीं। इस तरह को कैसे पहचानेंगे, अगर फर्स्ट एलिमेंट अलग है तो फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। फर्स्ट वाले सारे एक साथ रख लिए डोमेन, सेकंड वाले सारे एक साथ रख लिए रेंज। उसके बाद हमने देखा डोमेन की बेसिक डेफिनेशन, रेंज की बेसिक डेफिनेशन। कब कब नॉट डिफाइंड होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें फंक्शन दिया, उसने कहा डोमेन बता दो। डोमेन के अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग और भी देखेंगे। तो डोमेन बता दो। डोमेन बताने के लिए क्या करा, डिनोमिनेटर जिन पॉइंट पे 0 हो रहा था कह दिया कि बस वो वैल्यू मत लेना, बाकी कोई भी ले लेना। उसके बाद हमने पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू x लाइन होती है, डोमेन ऑल रियल, रेंज ऑल रियल। उसके बाद हमने पढ़ा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में y सिर्फ वो एक लौती वैल्यू लेता है, कांस्टेंट वाली, उसके अलावा कोई नहीं लेता। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल में ना ही कोई रूट है ना ही कोई डिनोमिनेटर है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, डोमेन हो गई ऑल रियल। रेंज अलग अलग पॉलिनोमियल के अलग अलग होंगी। एक एग्जांपल हमने x स्क्वायर का देखा, एक y इक्वल टू x क्यूब का देखा। इसमें रेंज आई 0 से इंफिनिटी, इसमें आई -इंफिनिटी से इंफिनिटी। रेंज देखी कैसे, ग्राफ ने जितनी y एक्सिस को कवर करा वो हमारी रेंज हो गई, मतलब वो हमारा आउटपुट हो गया। यहीं पे आज मैं रुक रहा हूँ, यहाँ तक की कहानी मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई होगी। सही कह रहा हूँ मैं, यस और नो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir.